मामले आए सामने, 4000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का सहायता के रूप में आना जारी। कतर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर नौसेना का पोत तरकश हुआ रवाना। अमेरिका से रेमडेसिविर की 25,600 से ज्यादा वायल पहुंची मुंबई। थाईलैंड से 300 ऑक्सीजन सिलेंडर और 70 कंसंट्रेटर भी पहुंचा भारत। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों के प्रयास जारी। केरल ने आज से 9 दिनों का राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाया। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 10 मई से 2 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा। और दुनिया के कई देशों में कोरोना स्थिति में सुधार के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। ब्रिटेन 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से करेगा बहाल। यूनान में फिर से खुलेंगे समुद्री तट और संग्रहालय। मैक्सिको में ओपन एयर कंसर्ट और खेल प्रतिस्पर्धाएं फिर होंगी शुरू। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप खुश होंगे और जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका आप पालन कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता कोरोना महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी आज एक विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा द्वारा आयोजित की गई है। पुर्तगाल वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। और भारत और यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की पहली ऐतिहासिक बैठक से पहले मेजबान देश पुर्तगाल के सिटी हॉल ऑफ पोर्टो की इमारत को कल रात तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। और यूरोपीय संघ और भारत के बीच आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने एक लेख लिखा है, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच के संबंधों को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। इस बैठक को भू राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण करार देते हुए दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई है कि दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच आपसी साझेदारी और भी मजबूत होगी, जिसका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर भी देखने को मिलेगा। दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई है कि इस बैठक से यूरोपीय संघ और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंधों के बीच संतुलन बनाने में काफी मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने इस बैठक को अर्थव्यवस्थाओं, डिजिटल ट्रांजिशन, संपर्क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर अवसर बताया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और लगातार घट रहे पॉजिटिविटी रेट और तेजी से बढ़ रहे रिकवरी रेट की जानकारी दी। उनसे मैंने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन मुझे दिया है। मैं उन्हें सादर धन्यवाद देता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड से मध्य प्रदेश को मुक्त करने का अभियान जारी है।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज फोन के माध्यम से हिमाचल में कोविड की स्थिति के बारे में जानकारी ली। हमने प्रधानमंत्री जी को कोविड मरीजों की सुविधार्थ ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता, टीकाकरण अभियान सहित प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट से निपटने हेतु हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिया है। इस कोरोना काल में हिमाचल की चिंता करने के लिए देवभूमि हिमाचल की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वायुसेना ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान ने सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को सिंगापुर से लाया है, जो कि पानागढ़ एयरबेस पर उतरा। इसी तरह भारतीय वायुसेना इजरायल से अपने C-17 मालवाहक विमान में 3 क्रायोजेनिक कंटेनरों और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर आ रही है, जो कि हिंडन एयरबेस पर उतरी। वहीं वायुसेना के C-17 मालवाहक विमान के जरिए हैदराबाद से भुवनेश्वर 6 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाए गए। साथ ही 3 ऑक्सीजन कंटेनरों को चंडीगढ़ से रांची लाया गया। 3 क्रायोजेनिक कंटेनरों को हिंडन से रांची लाया जा रहा है। 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लखनऊ और आगरा से रांची पहुंचाया जा रहा है। देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे मिशन मोड में है। गुजरात से दिल्ली कैंट के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह रवाना हो गई है। इन ऑक्सीजन टैंकर्स में कुल 129.86 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। वहीं महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन लेकर तीसरी ट्रेन आज तड़के नागपुर पहुंची। ये ट्रेन कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को लेकर ओडिशा के अंगुल से चलकर यहां पहुंची है। ट्रेन से 4 टैंकर उतारे गए, जिनमें 56.3 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। पिछले महीने 2 ऑक्सीजन ट्रेन महाराष्ट्र पहुंची थी। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। साथ ही सेना के साथ साथ रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियां ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश की जंग जारी है और इसमें रक्षा मंत्रालय ने अपनी पूरी ताकत लगाई है आपदा से निपटने के लिए। एंड वेरी ऑनर्ड टू हैव हमारे साथ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देशवासियों के मन में कई सवाल है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे असेसमेंट क्या है अभी ग्राउंड सिचुएशन को लेकर, और खास तौर पर हम ये पीक की बात बार बार कर रहे हैं, वो पीक कब एक्सपेक्टेड है और क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एक थर्ड वेव भी आने वाली है। वो कब आएगी, क्या होगी, इसके बारे में भी कुछ अलग अलग लोगों के अनुमान हैं। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि हमको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हमारा देश उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की कमी है, ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ, सबसे पहले तो क्या आप मानते हैं कि एक परसेप्शन है? क्या आप दूरदर्शन के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहेंगे? ऑक्सीजन की कमी है, नहीं है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, जो ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई ऑक्सीजन खास देखिए कुछ लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एकाएक बढ़ जाने के कारण, लेकिन बहुत सारे कंटेनर्स की आवश्यकता होती है। अब कंटेनर्स तो वो बाहर से मंगवाया हम लोगों ने, बड़ी संख्या में कंटेनर्स आ गए हैं। लेकिन अब हो सकता है, मैं ये दावा नहीं करता कि सभी जगह स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। देश इतना बड़ा है, चुनौती इतनी बड़ी है, तो
हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यदि होगी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कहीं न पहुंचा हो, इसके कारण कोई संकट पैदा हो गया हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से कासस है। लेकिन अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको, लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। अब लॉजिस्टिक्स की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने बहुत तेजी के साथ किया है। तो ऑक्सीजन को लेके कोई संकट की घड़ी नहीं? मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी को लेकर, हाँ, हाँ, कमी के लेकर मैंने बात कही, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब उतना संकट नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय एक ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। खासतौर पर यह पूरी मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है, और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आपने एक बहुत अहम बात की सर कि आलोचना का समय नहीं है, इस वक्त सबको एकजुट मिलकर करना है। और मैं वापस उसी सवाल पे आना चाहूँगी जो आपका मंत्रालय है, पूरी तरह से जिस तरीके से आपने पूरी ताकत लगाई है, आखिरी में देशवासियों के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से क्या संदेश है? राजनाथ सिंह जी, खास तौर पर वो परिवारजन जिनके लोग अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, और आने वाला समय थोड़ा कठिन है लेकिन हमारी तैयारी है। लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसका दर्द मैं समझता हूँ केवल हम ही लोगों को नहीं, लेकिन बल्कि समस्त देश के जागरूक नागरिकों को इसका दर्द होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह आश्वस्त रहें। सरकार पूरी तरह से इस कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस पर हम सभी के सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे, इसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो आगे का भी चैलेंज आएगा, उस चैलेंज का भी हम मुकाबला करेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपातकालीन शक्तियां देने के पीछे किसी तरह की देरी नहीं होना, ये मकसद था। की जल थल वायु सेना, ये एक जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक डोमेन में, आपने भी काफ़ी विस्तार पे इस पे बात की है। इसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, एक आपने एक इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, मैं खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रही हूँ। ये बात सही है जी। जब कभी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री किसी काम में लग जाती है तो वॉर फुटिंग पर ही ये मिनिस्ट्री काम करती है। यूँ ही ये चैलेंज कोविड-19 का इस देश के सामने आया, हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारे साथ तीनों हमारे फोर्सेस ने, हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, DRDO ने ये वार फुटिंग पर काम करना प्रारंभ किया है। और आज सबको इस बात की जानकारी है कि इस समय जो सिविलियंस की मदद करने में, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है। हमारी तीनों फोर्सेस भी लगी हुई हैं, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों फोर्सेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों से जो हमको कंटेनर्स लाने थे, बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, उन सबको जो लाना था, उसमें एयरफोर्स ने और हमारी नेवी ने करिश्मेटिक काम किया है। जो पूरा डिफेंस का एपरेटस है, आपने उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं, ताकि कोई भी रुकावट ना हो। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर मैंने दिया है। मैंने कहा कि कोविड-19 के इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, उसके लिए मैं आपको इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर ये मैं देता हूँ, ताकि बार बार फाइल हमारे पास आए, उसका हम अप्रूवल करें, तब उसके बाद आगे कार्रवाई, तो कोई रुकावट ना पैदा हो। इस कारण मैंने यही इमरजेंसी पावर लोगों को दे रखी है, और यह काम बहुत पहले ही मैंने कर दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी गवर्नमेंट वो बराबर बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव रोल अपना प्ले करना प्रारंभ कर दिया था। और सच्चाई तो यह है कि जब फर्स्ट वेव आई थी, उस समय भी यह माना जा रहा था कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता था। जी। मैंने कोई बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकता था कि आएगा ही। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेनिटी थी। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने उसकी तैयारी कर रखी थी। और देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 4,01,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
वहीं पिछले 24 घंटों में 3,18,609 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,23,446 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 4,187 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,38,270 हो गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 7 मई तक कुल 30,04,10,043 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 7 मई को 18,08,344 नमूनों की जांच हुई। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा है। देश में अब तक 16,73,46,000 से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 22,97,000 से अधिक कोरोना का टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 17,49,00,000 से ज्यादा खुराकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं। इसमें से आज सुबह 8 बजे तक 16,65,49,583 खुराकों का उपयोग हुआ है। जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 84 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं। साथ ही आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 53,25,000 डोजेज और मिल जाएंगी। कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल को अब पहले से ज्यादा सुरक्षित बना दिया गया है। आज से कोविन पोर्टल में एक नया फीचर शुरू कर दिया गया है। सिस्टम में आज से 4 अंकों का सुरक्षा कोड वाला नया फीचर जोड़ा गया है, ताकि टीकाकरण की स्थिति के बारे में जो डेटा एंट्री खामियां हैं उनको कम किया जा सके। अब जो भी व्यक्ति कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा और वैक्सीनेशन के लिए एक स्लॉट सेलेक्ट करेगा, उन्हें एक 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड मिलेगा। कोविन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद ये कोड लाभार्थी के मोबाइल पर SMS से भी भेजा जाएगा। वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए उन्हें ये सिक्योरिटी कोड दिखाना होगा। कोरोना महामारी में भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। थाईलैंड सरकार ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप भारत भेजी है, जिसमें 30 ऑक्सीजन रेगुलेटर के अलावा 100 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप थाईलैंड में रह रही भारतीय कम्युनिटी द्वारा मुहैया करवाई गई है। वहीं कतर ने भी भारत में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। कतर से नौसेना का पोत तरकश 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर रवाना हो गया है। देश में कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी मदद जारी है। अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलेड साइंसेज ने भारत का सहयोग करते हुए 25,600 से ज्यादा रेमडेसिविर वायल भारत को मुहैया कराया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए गिलेड साइंसेज का आभार व्यक्त किया है। इस बीच स्विट्जरलैंड से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उपकरणों दिल्ली पहुंच गए हैं। इन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। केरल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए आज से 9 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कल तक कुल 4 लाख सक्रिय मामले और कोविड जांच की पॉजिटिविटी रेट पिछले सप्ताह से लगातार 25% से अधिक बनी हुई है। आज से लागू पूर्ण लॉकडाउन के दौरान रेल और वायु सेवा के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए ही टैक्सी को आने जाने की छूट मिली हुई है। इस दौरान वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं के लिए ही अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ शादी विवाह या अंतिम संस्कार जैसे कामों के लिए केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि कोरोना प्रतिबंधों का पालन की निगरानी के लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही कोविड को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी संदेश प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 10 मई से लेकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। किराना, सब्जी, मांस और मछली बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुली और बंद जगहों पर आयोजित की जा सकने वाले मनोरंजन, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल सहित सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा आदि को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, मीटिंग हॉल को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान बंद रखा जाएगा। ये प्रतिबंध केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए भी लागू होगा। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पूरे राज्य में 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही इस दौरान किसी सार्वजनिक और निजी बसों के अलावा राज्य के भीतर और राज्य से
बाहर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। केवल आपात सेवा के लिए यात्रा की मंजूरी होगी। इस दौरान आवश्यक सामानों की आवाजाही और आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी और किराने, दवा, दूध की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान वायु और रेल सेवा को अनुमति होगी, लेकिन मेट्रो रेल सेवा संचालित नहीं की जाएगी और सड़कों पर केवल आपात स्थिति में लिए गए वाहनों को जाने की अनुमति होगी। शादी विवाह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 49,000 तक मामले सामने आने के बाद कल शाम हुई बैठक में के बाद पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कहीं भी लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही रहेगी। गैर जरूरी सामानों की दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। शहर में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही मंजूरी होगी। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों को कोविड के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी जंग में खुलकर मदद कर रही है। इसी क्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने सहित सूबे के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इन सभी विषयों पर हमारे सहयोगी ओपी यादव ने खास बातचीत की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ। हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना काल में क्या क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं ताकि आम जन की जान बचाई जा सके और सच्ची राष्ट्र सेवा का परिचय दिया जा सके। अभी कोरोना काल चल रहा है, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या मुख्य कार्य अभी हो रहे हैं? कोरोना संकट से अपने देश और अपने प्रदेश को बचाने के लिए हर कोई हर संभव प्रयास कर रहा है। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में, जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की शुरुआत की है और उसको रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर हम लगाकर पूरा कर देंगे। वहीं पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने का काम 155 के लगभग उसका किया है और इसके अलावा ऑक्सीजन रेगुलेटर विद रोटामीटर, ऑक्सीजन मास्क, N95 मास्क, 3 प्लाई मास्क, PPE किट्स और साथ में नेजल कैनुला से लेकर बाकी सब इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स देने का काम भी पूरे हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में कोरोना को हराने का काम किया जा सके। असम को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महासचिव BL संतोष शामिल हैं। इस बैठक में असम भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिश्व शर्मा भी शामिल हुए। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। असम में मुख्यमंत्री चयन के मुद्दे पर जल्द ही भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें असम भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों को भेजने का फैसला करेगी। अब सभी की निगाहें भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक और उसके बाद राज्य में भाजपा की विधायक दल की बैठक पर लगी हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 15 करोड़ 75 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 32,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 13 करोड़ 47 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 34 लाख के पार जा चुकी है। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं फ्रांस में कोरोना से कुल 57,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इच्छा जताई है जिसमें कोविड टीके के बौद्धिक संपदा अधिकार वापस लेने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को अमेरिका का भी समर्थन मिल चुका है। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका और टीका उत्पादन करने वाले अन्य बड़े देशों से कहा है कि वो भी यूरोपीय संघ की तरह टीके दूसरे देशों को निर्यात करें। ब्रिटेन में कोरोना महामारी के मामलों में गिरावट होने पर 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू करने के लिए ग्लोबल ट्रैवल टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की थी। बोलीविया और चिली द्विपक्षीय संबंधों का सामान्य करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इस समझौते में एक समुद्र क्षेत्र में प्रवेश के बोलीविया के विवादित दावे का मामला शामिल नहीं है। दोनों देश एक समिति के गठन पर सहमत हुए हैं जो सीमा पार माल के लाने ले जाने, पर्यावरण, पर्यटन और नशीले पदार्थों पर रोक लगाने जैसे मामलों में सहयोग पर काम करेगी।
पहलवान सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। सीमा ने यूरोपीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता पोलैंड की अन्ना को 2-1 से मात दी। अब फाइनल में वे इक्वाडोर की लूसिया येपेस गुज़मैन से भिड़ेंगी। इससे पहले हाल ही में अल्माटी में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा ने बेलारूस की खिलाड़ी को अनास्तासिया को 8-0 से हराया था। दरअसल भारत की तरफ से विनेश, अंशु मलिक और सोनम मलिक ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन वही आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश, अनुरोध कि जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोविड प्रोटोकॉल का आप जरूर पालन करें, तभी आप कोरोना से बचकर रह सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सही और सटीक जानकारी है अहम। भ्रामक प्रचार को दूर करने और लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए दूरदर्शन ला रहा है विशिष्ट डॉक्टरों की राय अपने डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हर रोज दोपहर 12 से 1 बजे, दोपहर 3 से 4 बजे और शाम 7 से 8 बजे डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर। अपने सवालों के लिए डायल करें 011-233-87-031। ऑक्सीजन सप्लाई को लेके एक स्केयर है, एक भय है, एक डर है। ऐसी आपदा का सामना करना हमारी आर्म्ड फोर्सेस हर तरह से, खास तौर से जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में शॉर्टेज है, उसकी कमी के लिए 30-40 सॉर्टीज़ रोज एयरफोर्स कर रहा है। 6-7 शिप्स हमारी लगी हुई हैं इसी काम पे, जो बाहर से विदेशों से ला रही हैं। DRDO नए हॉस्पिटल्स बना रहा है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर रहा है। The nation has lot of faith in our jawans, in our armed forces, and the extra mile that your department is traveling to meet the challenge. We will overcome. मुझको लगता है कि हम होंगे कामयाब। आर्म फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन से उससे देश किसी भी हालत में किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे कोविड-19 के प्रबंधन और उससे बचाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnews@totalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 9 मई सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद की बैठक में 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ विशेष आमंत्रित के रूप में लेंगे भाग। कोरोना महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग पर करेंगे चर्चा। साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर भी होगी बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश में फिलहाल कोई संकट नहीं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस स्थिति पर जल्द पालेंगे विजय। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 16 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोविड के दिए गए टीके। देश भर में कोरोना नमूनों की जांच के आंकड़े 30 करोड़ के पार। देश में फिर से एक दिन में 4 लाख नए मामले आए सामने। 4000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत।
देश में जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का सहायता के रूप में आना जारी। कतर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर नौसेना का पोत तरकश हुआ रवाना। अमेरिका से रेमडेसिविर की 25,600 से ज्यादा वायल पहुंचे मुंबई। थाईलैंड से 300 ऑक्सीजन सिलेंडर और 70 कंसंट्रेटर भी पहुंचा भारत। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों के प्रयास जारी। केरल ने आज से 9 दिनों का राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाया। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 10 मई से 2 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा। और दुनिया के कई देशों में कोरोना स्थिति में सुधार के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। ब्रिटेन 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से करेगा बहाल। यूनान में फिर से खुलेंगे समुद्री तट और संग्रहालय। मैक्सिको में ओपन एयर कंसर्ट और खेल प्रतिस्पर्धाएं फिर होंगी शुरू। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप खुश होंगे और जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका आप पालन कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता कोरोना महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी आज एक विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा द्वारा